RT or as per the RT, so RT Act के according, a teacher should be assigned to a maximum of 40 students, which is more than the optimum ratio of 1:30 by कोठारी कमीशन. So यहाँ पे लाइन को क्या समझ रहे हो? देखो दो दो आंसर्स मिल रहे हैं. क्या आंसर्स मिले बताओ? फर्स्ट ऑफ ऑल कोठारी कमीशन. कोठारी कमीशन का अदर नेम क्या है बता दो फटाफट. हाँ, इंडियन एजुकेशन कमीशन. इंडियन एजुकेशन कमीशन, एज पर इंडियन एजुकेशन कमीशन, वहां पे मेंशन है एक टीचर कितने बच्चों को कंट्रोल करेगा या पढ़ाएगा, दैट इज 30. 1:30 रेशियो में ये रहता है. ठीक है, 1:30 रेशियो में है. बट अगर 1:40 है तो वो कौन सा कंसेप्ट आ जाता है? आरटीई आ जाएगा. कौन से कंसेप्ट के अकॉर्डिंग? और एक्ट के अकॉर्डिंग, आरटीई के अकॉर्डिंग. मतलब 1:40 ये हो गया पीपल टीचर. पीपल टीचर बोल रही हूँ, पीपल टीचर इज टू स्टूडेंट रेशियो और पीपल रेशियो. ठीक है, टीचर स्टूडेंट रेशियो बोल सकते हो, टीचर स्टूडेंट रेशियो. तो टीचर स्टूडेंट रेशियो में 1:40 होना चाहिए. 1:40. ठीक है, 1:40. देन कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग? आरटी एक्ट के अकॉर्डिंग. ठीक है, राइट टू. बस इतना याद रखोगे, कोठारी कमीशन के अकॉर्डिंग 1:30. अभी क्या किया गया? ईप क्लास में सोच लो, अभी 60 स्टूडेंट्स है. 60 स्टूडेंट्स है. आरटी ही क्या बोल रहा है? देखो आरटी ने बोला क्या, 40 अगर स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए कितने टीचर रहेंगे? 1. अगर 60 हो गए तो 2 टीचर्स रहेंगे. 60 हो गए तो कितने टीचर्स रहेंगे? 2 टीचर्स रहेंगे. ये इतना याद रखना है. एंड टीचर क्या होने चाहिए? ट्रेन टीचर्स होने चाहिए. टीचर शुड बी ट्रेन्ड बाय गवर्नमेंटल एजुकेशनल सिस्टम. तो गवर्नमेंटल एजुकेशनल सिस्टम मतलब बीएड डिग्रीज. तो बीएड डिग्रीज के थ्रू टीचर्स एजुकेटेड और ट्रेंड होना चाहिए. याद रहा ये पॉइंट. अगर 40 स्टूडेंट्स हैं तो रेशियो है 40:1 और 1:40. और 60 है तो 2 टीचर्स चाहिए, तो 60:2. 60:2. ठीक है, चलो. Children can be admitted in a school within a span of 6 months from the beginning of the session. मतलब बोलो, अभी अगर आपके स्कूल में सेशन स्टार्ट हो गया तो मिड ऑफ दिस सेशन में भी अगर हाफ ईयरली से पहले या हाफ ईयरली के टाइम में भी कोई बच्चा एडमिट होना चाहता है या एडमिशन लेना चाहता है तो वो भी पॉसिबल है. वो भी पॉसिबल है. ठीक है, 6 मंथ्स के विद इन, मतलब जैसे कि सेशन स्टार्ट हुआ. सेशन कब स्टार्ट होता है नॉर्मली? अभी का सेशन अभी स्टार्ट हुआ है ना नॉर्मली, बोलो. अप्रैल. अप्रैल से स्टार्ट होता है, बट गवर्नमेंट स्कूल का सेशन अब भी चल रहा है. अब भी चल रहा है, अभी एडमिशन चल रहा है नॉर्मली. ठीक है, सो उसके विद इन मतलब 6 मंथ्स के विद इन, जैसे सेशन स्टार्ट होता है कि आपका अप्रैल में स्टार्ट हो गया, आफ्टर रिजल्ट आउटिंग के बाद ये स्टार्ट हो जाता है, तो उससे 6 मंथ्स के विद इन भी बच्चे एडमिशन ले सकते हैं. अंडर आरटी एक्ट ये टीचर हैज टू मेंटेन ए रिकॉर्ड लर्निंग प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट. इट इज कंपलसरी. इसको कौन से रिकॉर्ड बोलते हैं पता है? इसको एक नाम भी बोला गया है. आज के टाइम पे ये मटेरियल के जैसे यूज किया जाता है. दैट इज नॉट ए लेसन प्लान. लेसन प्लान मींस हाउ टू प्रिपेयर ए लेसन फॉर टीचिंग. आप टीचिंग के लिए कैसे लेसन प्रिपेयर करोगे? यहाँ बोला जाता है कि आप बच्चों के रिपोर्ट को रखेंगे, रिकॉर्ड रखेंगे कि उनका प्रोग्रेस कितना हुआ, स्टार्टिंग सेशन में उनका प्रोग्रेस कैसा था एंड एंडिंग में कैसा हुआ. तो इसके लिए एक रिकॉर्ड बनता है, नाम याद रखना, एनेक्डोटल रिकॉर्ड. एनेक्डोटल रिकॉर्ड. ठीक है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड याद रहेगा. एनेक्डोटल रिकॉर्ड हो गया, याद हुआ. एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या है? बच्चों के प्रोग्रेस को जानने के लिए स्टार्टिंग पीरियड से रहेगा. ठीक है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड. आफ्टर दैट देखो, अंडर आरटी द प्रोविजन ऑफ मनी सेंडिंग ऑन एजुकेशनल एक्टिविटीज स्टेट विल कंस्टिट्यूट 35% ऑफ द टोटल कॉस्ट एंड रेस्ट 65 बाई सेंट्रल गवर्नमेंट. अच्छा हमें बता दो कितनी गवर्नमेंट्स है हमारे पास? कितनी गवर्नमेंट्स है? हाउ मेनी गवर्नमेंट्स? सेंट्रल एंड स्टेट. अच्छा, मैं बताऊं कि सबसे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट कौन सा है? सबसे बिगेस्ट और हेड गवर्नमेंट कौन सा है? सेंट्रल. सेंट्रल गवर्नमेंट इंपॉर्टेंट हो गया. अभी सेंट्रल क्या करता है ना, ये काम को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है. कुछ पोर्शन में ये आपने अगर पहले सुना होगा कि टोटल एजुकेशन सिस्टम वाज कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, बट nowadays it is too vast that central government will not conduct any type of work without the help of local government or the district government. तो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हो गया, स्टेट गवर्नमेंट हो गया, इसके हेल्प के बिना सेंट्रल गवर्नमेंट कोई काम अभी कर नहीं सकता, प्रॉपरली नहीं कर सकता. इसीलिए काम को डिवाइड किया गया है. सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे सोच लो 65% वर्क कर रहा है, तो वो एजुकेशन सिस्टम में भी क्या कर रहा है ना, 65% कॉस्ट, मतलब एजुकेशन सिस्टम को जो भी हम पैसे भेज रहे हैं, ठीक है, वो जितने भी पैसे
भेज रहा है, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये फंड है, ठीक है। 65% ऑफ कॉस्ट और फंड ये प्रोवाइड करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है। तो रेस्ट कितना रह गया बताओ? रेस्ट 35, रेस्ट 35 हमारा है। 35, तो रेस्ट 35 दो पार्ट में डिवाइड होता है। अगेन यहाँ पे एक लिखा गया है बट दो पार्ट में डिवाइड होता है, दैट इज स्टेट मेंशन है, बट स्टेट के विद इन आपके दो गवर्नमेंट्स आते हैं जो कि छोटे छोटे पार्ट में। अच्छा बता दो अभी, आपका मेन डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? डिस्ट्रिक्ट झारसुगड़ा है। मैं अगर मेरे हिसाब से यहाँ पे बताती हूँ तो मेरा डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे हो गया सुंदरगढ़, ठीक है। सुंदरगढ़ मेरा डिस्ट्रिक्ट हो गया। अच्छा बताओ अभी मुझे जो भी गवर्नमेंटल वर्क होगा क्या मैं सुंदरगढ़ दौड़ू या फिर लोकल में ही काम कर लूँ? लोकल हो गया। यहाँ पे दो पार्ट हो जाता है, एक होता है लोकल गवर्नमेंट, एक होता है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट एंड लोकल। तो डिस्ट्रिक्ट, सारे डिस्ट्रिक्ट के विद इन फिर से क्या हो जाते हैं, लोकल वर्क्स करते हैं, लोकल बॉडीज वर्क करते हैं। तो सोच लो लोकल बॉडी छोटे छोटे से हैं, उसको कंबाइन करने से हमें डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट मिलेगा, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स को जोड़ोगे तो स्टेट गवर्नमेंट मिलेगा, एंड स्टेट्स को जोड़ लिया तो उसका वर्क ऊपर से संभाल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो 35% जो भी कॉस्ट और फंडिंग प्रोवाइड करता है वो देता है हमारा स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। सो अभी बोल दो, देन एजुकेशन सिस्टम में जितने भी स्कूल्स हैं उड़ीसा में, कितना परसेंट नवीन पटनायक जी देंगे और कितने परसेंट हमारे पीएम मोदी देंगे? बस इतना याद रख लेना, इतना याद रख लेना, हो गया। द स्कूल मैनेजमेंट कमिटी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रांट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ फंड। अभी देखो स्कूल मैनेजमेंट कमिटी, हर एक स्कूल का एक मैनेजमेंट कमिटी होता है, ये कमिटी क्या संभालता है, कितना खर्चा होगा कितना। अच्छा एड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, जो भी कॉस्ट आता है या फंड्स आता है उसको ग्रांट इन एड बोला जाता है ना? सुने हो कि नहीं, कंटेम्प्रेरी में ग्रांट इन, ग्रांट्स बोलते हैं, ग्रांट इन एड। तो ग्रांट इन एड जो प्रोवाइड किया गया उसको खर्चने के लिए भी, मतलब कितना खर्च होगा आपके एक्सपेंडिचर्स जो अभी हम बोल रहे हैं कि बिल्डिंग बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, लेबोरेटरी, लाइब्रेरी, बुक्स और एवरीथिंग जो भी नीड है उसका, तो उसको करने के लिए कितना खर्चा होता है वो संभालेगा, ठीक है। एंड द कमिटी विल हैव 15 members out of which there will be one chairman, one secretary and one ट्रेजर्स, और ट्रेजरस बोल सकते हो, ट्रेजरस जो पैसा संभालता है, ठीक है। एंड रेस्ट 12 members, 50% ऑफ द सीट विल बी रिजर्व फॉर फीमेल्स। देखो यहाँ पे मेंशन किया गया, याद रखने के लिए मैं फिर से बोल रही हूँ, जैसे कि आपके पास कितने मेंबर्स होने चाहिए, 15 एक स्कूल कमेटी में। तो एक तो चेयरमैन हो गया, यहाँ पे सीएम मतलब अलग है, चेयरमैन को बोल रही हूँ। एक हमारा सेक्रेटरी हो गया, एक हमारा ट्रेजरर्स हो गया जो भी पैसा रखेगा एंड संभालेगा एंड डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ट्रेजरर्स हो गया। और रेस्ट कितने रह गए, 12। 12 के अंदर 50% मेल रहेंगे, 50% फीमेल रहेंगे। 50% मेल, 50% फीमेल। यहाँ पे फीमेल मैंने लिख दिया, यहाँ पे मेल मैंने लिख दिया, ठीक है। हो गया, समझ आया? अच्छा, इजी टॉपिक था। इससे, अच्छा, इससे पहले और क्या है देख लो थोड़ा सा, और भी बाकी है। ओके, परसेंट फीमेल रहेंगे, यस, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आरटी, द एम्प्लॉयज ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट्स का नाम बता दो, सेंट्रल गवर्नमेंट का एजुकेशन डिपार्टमेंट। एनसीईआरटी, स्टेट्स में क्या रहता है, एससीईआरटी, एससीईआरटी, ओके। The employees of the education department will conduct a door-to-door survey to identify the children of age group 6 to 14 years who haven't been enrolled in a school. ये प्रोग्राम होता है कि नहीं, जब भी एडमिशन करवाना रहता है आसपास स्कूल टीचर्स जाते हैं एंड वहाँ पे सर्वे करते हैं कितने बच्चों ने एडमिशन किया है, कितने बच्चों ने नहीं किया है, दैट मीन्स एनरोल्ड हुआ है कि नहीं। एंड उसके बेसिस में उनको एडवाइस किया जाता है कि अपने बच्चों को एनरोल करवाओ, स्कूल में एडमिशन करवाओ। ये हो गया। नो चाइल्ड कैन बी डिक्लेयर्ड फेल्ड अप टू क्लास 8। कल भी मैंने ये बोला था, प्राइमरी एजुकेशन कितना है, कंपलसरी एजुकेशन 1 to 8, क्लास 1 to 8, 1 to 8 मतलब 8 क्लास तक कोई बच्चा फेल नहीं करेगा, उसको फ्रीडम देना है, बर्डन फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना है। एवरी टीचर मस्ट पुट इन एटलीस्ट 45 hours पर वीक। इससे एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, माइंड में रखना, इससे कुछ क्वेश्चंस तो आता ही है, मतलब कोई भी एग्जाम दे दो, केवीएस दे दो। एंड हाँ, और भी आपको बता रही हूँ, कमिंग, जो आपका जैसे बीएड कंप्लीट होगा ना उसके बाद मैं बार बार आप लोगों को बोलती हूँ कि ओईएस के लिए आप लोग प्रिपेयर हो सकते हो। तो स्टार्टिंग फ्रॉम दी दिस पीरियड आप लोग अभी से प्रिपेयर करना। उसके लिए बीएड होना चाहिए एंड आपको क्या होना चाहिए, एमएससी, ठीक है, एमएससी एमए ये होना चाहिए। तो नॉर्मली इतना ही रहता है, इतना अगर है तो आप लोग कर सकते हो।
इतना है। उसे छोड़ के भी बहुत सारे वैकेंसीज़ अभी ऐसे आएँगे जो कि क्या है बताओ? क्लर्क पोस्ट में, एजुकेशनल डिपार्टमेंट्स के लिए, जो कि स्कूल कॉलेजेस में अभी जैसे मेंबर्स का हमने बात किया ना, तो वैसे ही डिपार्टमेंट्स बनते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन बनता है, तो उसके लिए भी पोस्ट सारे निकलने वाले हैं। कमिंग टाइम पे बहुत ही पोस्ट आएँगे जब तक आपका बीएड कंप्लीट हो जाएगा। तब तक आप लोग दे सकते हो, प्रिपेयर रह सकते हो, ठीक है? फिर नेक्स्टली जो भी आएगा मैं बताऊँगी। अभी देखो और क्या है। अच्छा मेरा वॉइस आ रहा है ना बिकॉज़ यहाँ पे बहुत ज़ोरदार बारिश हो रहा है इसलिए मैं बोल रही हूँ। वॉइस आ रहा है? हाँ, जब तक आ रहा है चलो, कोई बात नहीं, जब तक आ रहा है चलो। सो एवरी टीचर मस्ट पुट इन एट लीस्ट 45 आवर्स पर वीक। पर वीक मतलब कितना हो गया? 6 दिन का क्लासेस है, 7 डेज़ काउंट मत करना। 7 डेज़ काउंट नहीं करना है, 6 दिन का है। 6 डेज़ पे 45 आवर्स तो एवरी डे में कितना पड़ गया बताओ? हर दिन का? बोल सकते हो 7 घंटे। हाँ, 7 आवर्स एंड कुछ मिनट्स हो गए, 10-15 मिनट ऐसे का टाइम पीरियड होगा। तो ऐसे आपके बन गए 45 आवर्स, ठीक है? एट प्राइमरी लेवल देखो, आवर्स ऑफ टीचिंग एट प्राइमरी लेवल 1 टू 5 क्लास के लिए मिनिमम डेज टीचर हैज टू वर्क इज 200 इन ए ईयर। कितने महीने का सेशन चलता है बताओ? कितने महीने का सेशन चलता है? क्या 12 मंथ्स का चलता है एजुकेशन सिस्टम? नहीं, नहीं चलता। मतलब अराउंड हम पकड़ सकते हैं कि 250 डेज़ का अगर स्कूल चलता है, तो उसमें भी संडेज़ को आप नेग्लेक्ट कर दो, ठीक है? अभी 200 डेज़ वर्किंग होना पड़ेगा। मतलब जो भी टीचर्स होंगे, उनको 200 डेज़ वर्क करना पड़ेगा प्राइमरी लेवल के लिए। 6 टू 8 के लिए देख लो, 220 डेज़। ठीक है 6 to 8 के लिए कितने हैं 220 डेज 1 to 5 के लिए 200 डेज 6 to 8 के लिए 220 डेज। अच्छा अभी देखो ये कितना लिखा गया था 45 आवर्स पर वीक। ठीक है सो मैं पूरा अगर एकेडमिक ईयर काउंट करती हूँ तो मेरा एकेडमिक ईयर कितने हो जाएंगे कितने डेज का हो जाएगा मुझे तो काउंट 365 का ही करना पड़ेगा ना में कितना घंटा टीचर्स को पढ़ाना पड़ेगा 800 घंटे फॉर 1 to 5 क्लास 800 आवर्स 800 आवर्स ठीक है अगर ये 6 to 8 हो गया तो 1000 आवर्स 1000 घंटे याद रहेगा यहाँ पे देखो 4-5 क्वेश्चंस आ गए 4-5 क्वेश्चंस हैं अगर वीकली किसी ने पूछा तो 45 आवर्स पर वीक अगर आवर्स में किसी ने पूछा पर एकेडमिक ईयर सो 800 आवर्स फॉर 1 to 5 क्लास एंड 6 to 8 क्लास के लिए 1000 आवर्स 1000 आवर्स वर्किंग डेज 1 to 5 क्लास के लिए 200 एंड वर्किंग डेज फॉर 6 to 8 क्लास के लिए 220 याद रहा ये सुन लो ओके अगर भूल गए नेक्स्ट मैं क्वेश्चन पूछूंगी अगेन देखो और 2 लाइन है इफ ए स्कूल हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बाय ए सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी व्हिच डजंट हैव ए लेजिस्लेटिव असेंबली देन द सेंट्रल गवर्नमेंट विल बी रिस्पांसिबल फॉर वेलफेयर ऑफ सच स्कूल मतलब इसका कोई गवर्नमेंट नहीं है या फिर कोई संघ नहीं है जो इसको चला सकता है तो उसको कौन कंट्रोल करेगा सबसे मेन गवर्नमेंट हमारा कौन है सेंट्रल गवर्नमेंट तो वो उसका सारा खर्चा लेगा एंड सारा कुछ संभालेगा द स्कूल मस्ट बी विद इन 1 किलोमीटर फ्रॉम द रेसिडेंस ऑफ द स्टूडेंट अच्छा पहले का मैंने डिस्टरबेंस आपको बताया था ना जेंडर बायसनेस में आपको एक कंसेप्ट आया था ड्रॉप आउट रेट क्यों इंक्रीज हो रहा है डे बाय डे ड्रॉप आउट रेट क्यों इंक्रीज हो रहा है बिकॉज स्कूल जो एस्टेब्लिश हो रहे हैं वो नियर बाय एरियाज में नहीं हो रहे हैं थोड़ा डिस्टेंसली लोकेटेड हो रहे हैं सो दैट इसको क्या कर देना है स्कूल 1 किलोमीटर मेनली यहाँ पे 1 किलोमीटर मेंशन है अगर बड़े क्लास में जाते हो 6 to 8 क्लास के लिए तो 3 किलोमीटर 3 to 5 किलोमीटर के विद इन स्कूल होना चाहिए ठीक है अपने रेसिडेंस एरिया में अगर स्कूल होगा तो बच्चे डेफिनेटली स्कूल जाएंगे क्लियर इतना क्लियर तो फर्स्ट पॉलिसी कौन सा है हमारा कौन सा फर्स्ट पॉलिसी है 1968 अच्छा हाँ मुझे एक क्वेश्चन आया है मैं क्या ओके मैं क्वेश्चन पहले ही पूछ लेती हूँ ये रोटेट हो गया ओके मेरा क्वेश्चन ये है कि सबसे पहले आफ्टर इंडिपेंडेंस कौन सा कमीशन आया आफ्टर इंडिपेंडेंस सेकेंडरी एजुकेशन से पहले अच्छा मुझे ये बताओ इंडिपेंडेंस कब मिला इंडिपेंडेंस कब मिला 48 में क्या आया है बताओ कौन सा कमीशन है क्वेश्चन है आज का बताओ 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 व्हिच कमीशन अभी सितंबर 5 में किन का बर्थडे है
हाँ, 1948 जो आपके बुक में नहीं है बट मैंने हिंट दिया है। सितंबर 5 में किसका बर्थडे है? हुज़ बर्थडे इज़ सेलिब्रेटेड तो कमीशन का नाम क्या है? कमीशन का नाम क्या है? राधा कृष्णन कमीशन। राधा कृष्णन कमीशन दैट इज़ यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, यूईसी, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948। ठीक है? 1948 में अभी अच्छे से सुनना, जो चीज़ आपके बुक में भी नहीं है वो चीज़ बताने वाली हूँ। यूईसी कब आया? 1948 में। सो आफ्टर 1947 है कि नहीं? आफ्टर 1947 है? यस? यूईसी है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, राधाकृष्णन कमीशन, राधाकृष्णन कमीशन, ओके? अभी बताओ इसके बाद कौन सा कमीशन आएगा? सीक्वेंस जल्दी जल्दी सीक्वेंस बताओ। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन और मुदालियर कमीशन दोनों ने आप लोगों ने मुदालियर कमीशन दैट इज आपके हो गए 1953 टू 54। कौन सा पीरियड है? 52 टू 54 और 52 टू 53। वेरी गुड वेरी गुड। बस 52 टू 53 याद रखना, वहां पे कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स आएंगे 52 टू 53, 53 थ्रू 54, तो आपको 52 टू 53 चूज कर लेना है। अभी देखो उसके बाद कौन सा कमीशन कमीशन आया उसके बाद? नेक्स्ट 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 फटाफट। कौन? कोठारी कमीशन, वेरी गुड। तो इसके बाद आ गया हमारा कोठारी कमीशन। तो कोठारी कमीशन बहुत बड़ा कमीशन है, ठीक है? याद करना, क्योंकि कोठारी कमीशन का अदर नेम क्या है? इंडियन एजुकेशन कमीशन। ओके, इंडियन एजुकेशन कमीशन। साउंड नहीं आ रहा? अच्छा, अच्छा। सो मैं क्या दूं, लिंक दूं, इसका लिंक दूं? अच्छा, वेट। कौन से टाइप ऑफ एजुकेशन वो चाहते थे? प्राइमरी एजुकेशन को वर्क एजुकेशन चाहते थे। अच्छा मैं बताऊं, 10+2+3 सिस्टम ना? ओके, तो ओनली प्राइमरी नहीं है, ये ऑल टाइप ऑफ जो एजुकेशनल लेवल्स हैं उसके ऊपर काम कर रहे थे। इम्प्रूवमेंट सारे लेवल्स में होना चाहिए था, सबसे इंपॉर्टेंट था प्राइमरी एजुकेशन, बट वो उनका जो सिस्टम था 10+2+3 सिस्टम था। ओके, इसीलिए उन्होंने नेक्स्ट। यस। यस यस, वही हुआ, सेम चीज हुआ। ओके, अभी वॉइस आ रहा है ना प्रॉपर? चलो, अभी आ जाए भगवान करे एंड कंप्लीट हम लोग कर ले, एटलीस्ट कंप्लीट हो जाए, बाकी का बाद में देखेंगे। अभी देखो पूरा स्टोरी सुनना। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन एनपी 1968, देखो एग्जाम से बिफोर हो रहा है, आप लोगों को बेनिफिट ही मिलेगा, दोनों में काम में आएगा। अच्छे से माइंड को कूल करके सुन लो, एक बार सुनोगे 4-5 क्वेश्चंस का आंसर हो जाएगा। एनपी इज बेस्ड ऑन रिकमेंडेशंस ऑफ द कोठारी कमीशन। तो बोलो, अभी 1968 का रिकमेंडेशन मतलब किसने दिया? कोठारी कमीशन। वेरी गुड। तो कोठारी कमीशन ने रिकमेंडेशन दिया कि मेरे रिकमेंडेशंस के थ्रू एक कोई पॉलिसी आना चाहिए, इंप्लीमेंट होना चाहिए, तो दैट वन नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968। ओके, सो 1968 में अगर मेरा पॉलिसी आना है तो ड्राफ्ट कब बनाएंगे बताओ? उससे पहले ना ड्राफ्ट बनेगा? ओके, तो कब बना मेरा ड्राफ्ट? 1967 में। ड्राफ्ट कब बन गया? 1967 में। मैं पूरा स्टोरी जैसा सुना रही हूँ, सिर्फ याद रखो आप, ठीक है? आप इंग्लिश में लिख सकते हो, मुझे सब कुछ पता है, सिर्फ स्टोरी याद रखो। 1967 में, तो 1967 में अगर मुझे ड्राफ्ट देना है तो मैं एक कमिटी बनाऊं, एक कमिटी मेकिंग करूं, अदरवाइज मैं एजुकेशन सिस्टम में कैसे जज कर सकती हूँ कि कौन सा पहले जितने भी वर्क कर रहे थे, जो भी रिकमेंडेशंस आ रहा था वो बेटर है कि नहीं, कौन सा इंप्लीमेंट करना है, कौन सा नहीं करना है। एंड आपने अगर एक चीज नोटिस किया होगा, स्टार्टिंग फ्रॉम द सर्जन कमीशन, चार्टर एक्ट, कुछ ना कुछ पॉइंट्स अभी तक सेम है कि नहीं? 10% 15% तो सेम आ रहे हैं। बस, तो जो रिकमेंडेशंस अच्छे लगते हैं वो एग्जैक्टली exactly सेम रह जाता है, एंड जिसमें प्रॉब्लम्स आते हैं उसको हम रिमूव करके न्यू लाते हैं, रिप्लेसमेंट चलता है। तो अभी मेरा एक कमिटी तो बनेगा जो कि ड्राफ्ट देगा, किसके लिए? नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968 के लिए। तो मेरा कमीशन बन गया, गवर्नमेंट कंस्टिट्यूटेड कमिटी
ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ऑन एजुकेशन, जिसको हमने कमिटी का नाम दिया CAPE। क्या बोलोगे? नॉट CABE, CAPE, CAPE, ठीक है, कैप। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय कैब और व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कैब? देखो दोनों अलग है, दोनों अलग है। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, दैट इज कैब। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, ये क्या है बताओ? ये भी सेंट्रल एडवाइजरी, ये पार्लियामेंट्री है ना, पार्लियामेंट मतलब जो भी मेंबर्स हैं वो पार्लियामेंट के हैं। तो यहाँ पे एजुकेशन जो बना, देखो सेंट्रल बोर्ड नहीं होके यहाँ पे सेंट्रल, सॉरी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन जो बना हमारा, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, तो यहाँ पे सेंट्रल एडवाइजरी पार्लियामेंटल एजुकेशन बना, मतलब पार्लियामेंटल मेंबर्स को लेके एक एजुकेशनल कमिटी बना। दैट कमिटी वाज नोन एज सैप्रू कमिटी। कौन सा कमिटी बोला अभी हमने? सैप्रू कमिटी। विच कमिटी? सैप्रू कमिटी, याद रहा? सैप्रू कमिटी, 3 बार बोल चुकी हूँ, सैप्रू कमिटी। तो किसने कंस्टिट्यूट किया बताओ? हमारे गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट कंस्टिट्यूटेड कमिटी। पूरा याद नहीं रहा, छोड़ दो, सैप्रू कमिटी याद रखना, ओनली सैप्रू कमिटी याद रखना, ओके। अभी देखो सैप्रू कमिटी क्या प्रोवाइड करेगा, अभी क्या मैंने बोला, क्या देगा बोलो? 1968 के लिए ड्राफ्ट देगा, ड्राफ्ट देगा, मतलब होता है ना, जैसे कि कल मुझे एक प्रेजेंटेशन देना है, तो आई हैव टू प्रिपेयर इट ड्राफ्ट फर्स्ट, आफ्टर चेकिंग टू माय मेंबर्स, जो भी मेरे बोर्ड मेंबर्स रहेंगे उनको मैंने सेंड किया, वो चेक करेंगे एंड आफ्टर दैट वो अगर कंप्लीमेंट देते हैं, हाँ दिस वन इज गुड, देन हम इसको प्रोसीड कर सकते हैं, वैसा ही हो गया। तो सैप्रू कमिटी आया एंड मेरा पहला नेशनल पॉलिसी प्रिपेयर हुआ, पहला नेशनल पॉलिसी प्रिपेयर हो गया, तो दैट इज NP। अभी ड्राफ्ट जिस कमिटी ने बनाया उसको अप्रूव किसने दिया? पार्लियामेंट्री एजुकेशनल बोर्ड, ये हमारा कैप है, ठीक है, कैप हमने दिया है। कैप को किसने बनाया था? गवर्नमेंट ने ही बनाया था। उसने फिर एक कमेटी को वर्क दिया, तो जिसको कमेटी ने नाम हो गया, जिसका नाम हो गया सेपरेट कमेटी, एंड उसी कमेटी के वर्क को फिर अप्रूवल किया गया गवर्नमेंट के थ्रू, दैट इज गवर्नमेंटल कमेटी। अभी इसको क्या बोला गया? दैट इज, that was, sorry, that is बोलूं, that was our first national policy on education 1968, ठीक है। So 1968 क्या करना चाहता था? स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड, क्या करना चाहता था? स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, मतलब ये जो एजुकेशन सिस्टम है उसको रेजिंग करने के लिए ये बना। अच्छा बताओ, कोई भी कमीशन आता है उसका मेन क्या रहता है? कि हमारे एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करे, राइट, राइट। तो आपको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करना है एंड इम्प्रूवमेंट चाहिए। तो स्टैंडर्ड सब में लिख सकते हो, सारे पॉइंट्स में, सारे पॉलिसीज में आप इसको मेंशन कर सकते हो, दैट इज रेजिंग द स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन एट ऑल लेवल्स। देखो एट ऑल लेवल्स है ना, कोठारी कमीशन ने क्या दिया है? 10+2+3 सिस्टम, सो दैट ऑल लेवल्स में, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट, it suggested the new universities to be established only after proper planning and provisions of adequate funds। तो हमारा न्यू यूनिवर्सिटीज कब बनेंगी? ये लॉजिकल थिंग है, एक लॉजिक लगा लो, फंड्स आएंगे तभी तो बनेंगे ना, फंड्स मिल गए तभी बनेंगे। सो हमारे लिए एक प्रोविजन बनाया गया कि हमारे पास अगर एडिक्वेट फंड हो गया, बहुत अमाउंट में फंड आ गया, देन वी विल एस्टैब्लिश आवर न्यू यूनिवर्सिटी, ठीक है, प्रॉपर प्लानिंग के साथ। इट एम्फसाइज्ड ऑन स्ट्रेंथनिंग ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग्स। देखो पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग्स मतलब क्या है? PGT ना, PGT आपको बार बार बोला जाता है, PGT। एंड इसके साथ रिसर्च वर्क में हेल्प करना है, ठीक है, रिसर्च वर्क में जाना है, रिसर्च एज वेल एज द सेंटर्स ऑफ एडवांस स्टडी। कोई कुछ पूछ रहा हो? हाँ, PhD में जाएगा, रिसर्च, रिसर्च फेलोशिप जो होते हैं वो PhD में हमारे चल जाएंगे। अभी देखो नेक्स्ट में चलते हैं, और थोड़ा सा है, फिर उसके बाद हमारे दूसरे पॉइंट्स। अच्छा 1968 का समझ आ गया, मेन पॉइंट्स बताया गया, मेन पॉइंट्स बताया गया, क्या करना है? क्वालिटी इंप्रूवमेंट, दैट इज स्टैंडर्ड को इंक्रीज करना है ऑल लेवल्स ऑफ एजुकेशन में। सेकंड में क्या करना था बताओ? यूनिवर्सिटीज एस्टैब्लिश करना था एडिक्वेट फंड्स आने से, एंड हाँ फंड्स आने से, देन पीजीटीज एंड पीजीटी टीचिंग एंड रिसर्च में सबको इन्वॉल्व करना है। अभी देखो मेरा नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 आ गया, 1986 आ गया। बोलो ये पॉलिसी किसके ऊपर बेस्ड होगा? वन आफ्टर अनदर आ रहा है, मैं हिंट दे रही हूँ, किसके ऊपर बेस्ड होगा? 1968, ओके। सो 1968 द न्यू
पॉलिसी ऑन एजुकेशन वाज अनाउंस इन मई। देखो और भी डिटेल क्या जा रहा है, मई मंथ में हुआ है, मई 1986 में हुआ था। ये बेस्ट किसके ऊपर है, 1968 के ऊपर। एंड इसमें कितने पार्ट्स हैं पता है, 12 पार्ट्स हैं। कितने पार्ट्स हैं जो बुक में नहीं पढ़ा है, बुक में पढ़े हो क्या 12 पार्ट्स थे बोल के, नहीं पढ़े। सो ये हो गया आपका 12 पार्ट्स। एंड किस लिए है, 12 पार्ट्स में 12 डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन किया गया था डिटेल्ड फॉर्म में, ठीक है, जिसके थ्रू हम क्या बना सके, नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन बना सके, ठीक है, नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। ओके, इसके लिए एक कमिटी आएगा कि नहीं बताओ, इस प्रोग्राम को ड्राफ्ट को बनाने के लिए आएगा। अच्छा, अगर मैंने बोला सैप्रू कमेटी, सैप्रू कमेटी कौन सा कमीशन के लिए या कौन सा कमेटी के लिए आएगा बता दो। एनपी 1986 और 68, 68 ओके, 60, 68। अभी एक चीज फिर से याद कर लो, सैप्रू कमेटी एनपी को बनाने के लिए आया, जिसको कोठारी कमीशन के रिकमेंडेशंस के थ्रू गवर्नमेंट ने एक कमेटी बना लिया था, या फिर एक कैब बनाया था जिसके थ्रू ये कमेटी ने ड्राफ्ट बनाया फॉर द फर्स्ट टाइम एजुकेशन सिस्टम्स के लिए। वैसे ही बताओ, इसके ड्राफ्ट बनाने के लिए एक कमेटी आएगा कि नहीं, 1986 का आएगा। तो उस कमेटी का नाम है राममूर्ति कमेटी। क्या है, राममूर्ति कमेटी, राममूर्ति कमेटी, ठीक है, राममूर्ति कमेटी हो गया। इसके रिकमेंडेशंस देख लो, देखो रिकमेंडेशंस पूरा फॉलो करे ना कोठारी कमीशन को, 10+2+3 सिस्टम। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने अभी एक हिंट दिया था, एक के बाद एक पॉलिसी क्यों आता है, स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन को इंप्रूव करने के लिए। बस देखो क्या लिखा है, स्ट्रेंथनिंग ऑफ एडल्ट एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन एंड ग्रेजुअल रिप्लेसमेंट ऑफ एप्लीटिंग सिस्टम बाय द ऑटोनोमस कॉलेजेस। अच्छा पहले बताओ, ऑटोनोमस कॉलेजेस थे क्या हमारे इंडिया में, नहीं थे। अभी ऑटोनोमस मतलब क्या हो गया, वो कॉलेज होते हुए भी यूनिवर्सिटी में जो जो काम चलते हैं सेम वर्क वहां पे भी चलेगा, एग्जामिनेशन होगा, बच्चों का इंप्रूवमेंट होगा, क्वेश्चन पेपर वहां पे बनाए जाएंगे, इवैल्यूएशन होगा, सब कुछ होगा। बस बस संघ शासित, हाँ खुद को चला सकता है, दैट इज संघ शासित। तो ऑटोनॉमी इसको मिल गया कॉलेजेस को। तो सोचो किसी के अंडर काम कर रहा था, एप्लीकेशन हमने सिस्टम को हटाया एंड ऑटोनोमस कॉलेज बना दिया। सेटिंग अप फॉर ओपन यूनिवर्सिटी, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ओपन यूनिवर्सिटी, फेमस ओपन यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया कौन सा है बताओ, इग्नू, इग्नू, ओके, इग्नू हो गया। एंड ओके, रूरल यूनिवर्सिटी, देखो ओपन यूनिवर्सिटी बना, अभी बोलो गांव के एरिया में कभी यूनिवर्सिटी देखा है, गांव एरिया में, नो, बट अभी इसको भी बोला गया था बनाओ बोल के, फिर भी नहीं बनाया गया। बहुत जगह में क्या किया गया ना, रूरल एरियाज में तो बच्चे नहीं आएंगे तो फंड तो नहीं आएगा, एडमिशन नहीं होगा, इसीलिए रूरल एंड टाउन के बीच में बनाया जाता था, ठीक है। एंड फोर्टिफाइंग टेक्निकल एंड मैनेजमेंट एजुकेशन, हम किसको सपोर्ट और करें, दैट इज आगे बढ़ा के लिखे जाओगे, टेक्नोलॉजी, टेक्निकल एजुकेशन को एंड मैनेजमेंट एजुकेशन को। अच्छा मैनेजमेंट एजुकेशन एक एग्जांपल दे दो, मैनेजमेंट एजुकेशन कौन सा है, सब्जेक्ट कोर्स, एमबीए, बीबीए एमबीए का कोर्सेस आ गया, टेक्निकल मतलब आईटी, कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर साइंस, ये सारे आ जाएंगे। तो इतना सारा चीज वो बता दिया है, ठीक है। इसके बाद और भी है, मैं जो हिंट देते हुए आपको बता रही हूँ, ओपन, ओपन बोल रही हूँ, क्या था वो, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, नहीं 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 नहीं, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ये ओपन में आ गई, अटक गई, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ठीक है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आपका 1986 का है, ठीक है, 1968 92 का नहीं है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आपका किसका है, ये ब्लैक बोर्ड जो कंसेप्ट था मैंने आपको एनपी पढ़ाया हुआ है, उस पर भी मेंशन था, क्या था, जस्ट लाइक इसके अंदर बहुत सारे कंसेप्ट आते हैं छोटे छोटे से, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के विद इन। सो क्या क्या है पता है, मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट थिंग बताती हूँ। कोठारी कमीशन के अकॉर्डिंग आपका टीचर स्टूडेंट का रेशियो कितना होना चाहिए बता दो, अभी पढ़ के आए थे, 1:1:30, ठीक है। अभी तक सेम ही चल रहा है, अभी तक चेंजेस नहीं आए, एनपी 2020 में चेंजेस आया है, बट 1986 तक भी सेम चल रहा है, हो गया रेशियो पता चला। अभी बोलो फीमेल टीचर्स होने चाहिए कि नहीं, क्वेट स्कूल्स हैं, क्वेट स्कूल्स हैं, ओके, क्वेट स्कूल्स जानते हो, क्वेट स्कूल्स, क्वेट स्कूल्स जहाँ पे गर्ल्स बॉयज दोनों पढ़ते हैं,
कोएड स्कूल्स में दोनों पढ़ सकते हैं, दोनों बच्चे पढ़ सकते हैं, दोनों टाइप के बच्चे पढ़ सकते हैं। अभी उसके साथ वोकेशनल एजुकेशन, देन साइंस किट प्रोवाइड करना, लेबोरेटरी प्रोवाइड करना, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ बिल्डिंग्स, जो भी आपकी बिल्डिंग का प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, इंक्लूसिव एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, मदर केयर, टॉयलेट प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन देना, प्रॉपर सैनिटाइजेशन, और जो भी आपके रहते हैं क्या, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एटसेट्रा, ये सारे कंसेप्ट आते हैं ओपन ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में। इसके साथ स्कूल्स के जितने भी टीचिंग एड्स हैं, टीचिंग मेथड्स हैं, एंड जो भी नीड्स हैं। समझ आया ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड? ओके, ये पढ़ चुके हो आप लोग, यहाँ पे इसलिए मेंशन नहीं है, बट आप लोग पढ़ चुके हो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ओके, नेक्स्ट चलो, कौन सा पॉलिसी आएगा बोलो? अभी रेक्टिफाई करना है, रेक्टिफाई करना है, किसको रेक्टिफाई करें? एनपी 1986 को, 1986 को। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, पीओए, पीओए राइट, पीओए प्रोग्राम ऑफ एक्शन, प्रोग्राम ऑफ एक्शन। अच्छा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1992, एनईपी 1992 वाज मॉडिफाइड बाय, देखो 1986 को मॉडिफाइड किया गया है, तब जाके मुझे मिला क्या, 1992, एनईपी 1992, एनईपी 1992, बार बार बोल रही हूँ। 86 में कुछ प्रॉब्लम था, उसको मॉडिफाइड किया गया, चेंजेस किया गया, इसलिए 1992 आया। तो मॉडिफाइड किसी के थ्रू हुआ होगा? 1968 में जो कमिटी आया, सेप्रू कमिटी है। 1986 में जो कमिटी आया, कौन सा है बता दो? रामामूर्ति कमिटी आ गया। अभी एनईपी 1986 को मॉडिफाइड करके 1992 बनाने के लिए एक पर्सन है, पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है, पीवी नरसिम्हा, हाँ, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे पीवी नरसिम्हा राव। सो इट वाज एडप्टेड इन 2005। देखो 1992 में मॉडिफाइड करना हमने स्टार्ट किया था, बट एडप्ट कब किया गया बताओ? 2005 में, 2005 में। एंड इसका नाम भी चेंज किया गया, बुक में ये नाम नहीं पढ़े हो, इसीलिए मैं फिर से पढ़ा रही हूँ। इट वाज एडप्टेड इन 2005 व्हिच वाज रिकॉग्नाइज्ड एज कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, ठीक है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम अंडर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह, अंडर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह, मनमोहन सिंह बाय यूपीए लिखा गया है, मतलब हमारा जो गवर्नमेंट है, अंडर पार्लियामेंट्री जो आपका गवर्नमेंट है उसके अंडर। अच्छा देखो, याद रखोगे ये मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह एंड पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। तो अभी पूछा गया है तो क्या बोलोगे? पीओए इज ऑल्सो नोन एज कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। इसके कुछ साइलेंट फीचर्स देख लो जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। सो अगेन एक चीज बोला जा रहा है, ठीक है, सेम रहा, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन, एडल्ट एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, रिसर्च वर्क, बहुत कुछ बोला गया। अभी देखो और क्या क्या रहे। अभी रिसर्च वर्क में बच्चे को अगर जाना है या फिर हायर एजुकेशन में जाना है तो क्या करेंगे ना, एक कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा एडमिशन्स के लिए, कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा एडमिशन्स के लिए। कौन से प्रोग्राम्स में? इन ऑल प्रोफेशनल एंड टेक्निकल प्रोग्राम्स। सोचो 2005 में, 2005 से पहले जो भी थे एंट्रेंस देते थे कि नहीं देते थे? सेम थिंग। ओके, तो 2005 से ये इम्प्लीमेंट हुआ है, मतलब हमारे टाइम बहुत पीछे आ रहे हैं हम लोग, तो अभी के हैं बोल सकते हो। सो ये सोच लो अराउंड अभी से लेके नियर अबाउट 17-18 साल पहले ये इम्प्लीमेंट हो चुका है, एंड वहां से ये स्टार्ट भी हो चुका हमारा एंट्रेंस सिस्टम। ओके, द इंडियन गवर्नमेंट लेट डाउन ये 3 एग्जाम स्कीम। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोला जा रहा है, 3 एग्जाम स्कीम, 3 इंपॉर्टेंट एग्जाम स्कीम्स आया, जो कि इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर एंड जो जो प्रोग्राम्स है, प्लानिंग प्रोग्राम्स है उसके लिए। तो ये नाम सुने हो कि नहीं बताओ? AEE, सॉरी JEE एंड AIEEE, ठीक है, एट द नेशनल लेवल। एंड स्टेट लेवल में क्या आ रहा है बताओ? SLEEE, दैट इज, इसका फुल फॉर्म भी दिया है, देखो ये लास्ट EE के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, ये उससे पहले जो E है दैट इज इंजीनियरिंग, एंड SL के लिए स्टेट लेवल, स्टेट लेवल। तो ये कौन सा हो जाएगा बताओ? ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन, हाँ, ऑल इंडिया AI, ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन एंड स्टेट लेवल इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ये 3 चीजों को, मतलब 3 एग्जाम स्कीम को
हमने इम्प्लीमेंट किया बाय 2005 आपका प्रोग्राम ऑफ एक्शन और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के थ्रू। अभी देखो, इन दिस पॉलिसी स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशन हैव ऑप्शन टू जॉइन AIEEE। तो स्टेट लेवल की जो इंस्टीट्यूशंस रहेंगे वो आ जाएंगे कॉमन इंडियन जो एग्जामिनेशन हो रहे हैं उसके अंदर। मतलब अगर आप सिलेक्टेड हो गए तो पहले नेशनल लेवल में जितने भी अच्छे कॉलेजेस हैं यूनिवर्सिटीज हैं वहां पे चांस मिलेगा, आफ्टर दैट स्टेट लेवल में जाएंगे, स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशन में मिलेगा। हो गया क्लियर? ओके, नेक्स्ट वाला देख लो, ये कभी नहीं पढ़ा होगा, सुना है ये कभी? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 3 हम लोग मेंशन। यस, पूछिए। हम्म हम्म स्टेट लेवल पे जाएगा, स्टेट लेवल पे जाएगा, एसएल हट गया है, ओ आ गया अभी, ओजेई हो गया। ठीक है, अभी देखो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2016। देखो 2016 इज नॉट सो फेमस, ये इतना ज्यादा फेमस नहीं है, बट इसमें भी कुछ कुछ पॉइंट्स दिए हैं। अभी बोलोगे मैम 2016 है तो ये कब इम्प्लीमेंट हुआ? अरे इम्प्लीमेंट तो अभी हुआ है जिसका आपने एनपी 2020 बोला है, समझाया? हाँ बस, ये बोल सकते हो 2016 बना रहा था एंड उसको बनाने में टाइम लग गया 5 इयर्स का, ऑलमोस्ट 5 इयर्स का टाइम लग गया। ओके, द ड्राफ्ट, ड्राफ्टिंग हुआ, इसलिए इसको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा बोला जाता है एनपी 2016, कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे एंड आंसर्स गलत देके आते हैं, तो इसलिए याद रखो ये ड्राफ्ट है। द ड्राफ्ट ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2016 वाज रिलीज्ड बाय MHRD। फुल फॉर्म बताओ, बहुत बार बोला गया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड, ओके, ह्यूमन ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। अच्छा, ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के विद इन हेल्थ रिलेटेड भी आता है, एजुकेशन रिलेटेड भी आता है। अभी इसको हमने और क्या बोला है बताओ, इसका नाम और क्या था? MO, बोलो MO, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, MOE, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, MOE। ओके, द फोकस ऑफ द पॉलिसी इज टू एड्रेस जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। देखो सबका कुछ कुछ डिफरेंस बता रही हूँ, आप बुक में पूरा पढ़ चुके हो, बट डिस्क्रिमिनेशन का पॉइंट्स नहीं आया था, जेंडर रिलेटेड पॉइंट हमने कहीं पे नहीं पढ़ा था। मैंने बोला था ना अभी का एजुकेशन सिस्टम में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पॉइंट से कुछ आएगा। सो ये क्या बोलना चाहता है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए बट उसके साथ हम कोई भेदभाव और नहीं करेंगे, मतलब एजुकेशन सबके लिए इक्वल रहेगा। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन फॉर फ्यूचर जो भी हमें और इम्प्रूवमेंट करना है उसके लिए हमें देखना है। द क्रिएशन ऑफ एजुकेशनल ट्रिब्यूनल्स एंड ये कॉमन करिकुलम फॉर साइंस मैथमेटिक्स इन इंग्लिश। ठीक है, एक कॉमन करिकुलम बनाना है। अभी बताओ, आपके एनसीईआरटी बुक ओडिशा में चलते हैं कि नहीं? आपके एनसीईआरटी बुक ओडिशा में चलते हैं कि नहीं? चलता है। अच्छा, गवर्नमेंट स्कूल्स में भी चलता है, गवर्नमेंट स्कूल्स में भी चलता है। ओके, सो दैट मीन्स हो गया कि आपका करिकुलम ऑलमोस्ट सेम हो रहा है अभी धीरे धीरे, आईसीएसई, सीबीएसई, सीएचएसई सबका होने वाला है। यस, सो वही करिकुलम को हमने कॉमन किया है, कॉमन करिकुलम फॉर साइंस मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। इसके फीचर्स देख लो, अभी का फीचर्स आ रहा है, बहुत फीचर्स हैं। ठीक है, एट नेशनल लेवल, नेशनल से स्टार्ट होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, नेशनल लेवल, ये टीचर एजुकेशन यूनिवर्सिटी विल बी सेट अप कवरिंग वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ टीचर एजुकेशन एंड फैकल्टी डेवलपमेंट। फैकल्टी डेवलपमेंट हम लोग कौन से ट्रेनिंग में है? टीचर्स ट्रेनिंग में है, टीचर्स एजुकेशन ले रहे हैं, टीचर्स ट्रेनिंग में है। सो बोलो अगर हमें ये एजुकेशन मिल जाता है, हमें डिग्रीज मिल जाता है तो हमें जॉब मिलेगा, हम एजुकेशन को और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, सो दैट हमें ये बोला नहीं जा सकता कि ये नेचुरल जैसे एजुकेशन ले रहे हो ये एजुकेशन है, ये ट्रेनिंग है, ये टीचर्स ट्रेनिंग है। ठीक है, सो वेरियस एस्पेक्ट ऑफ टीचर एजुकेशन एंड फैकल्टी डेवलपमेंट करना है, ये नेशनल लेवल पे चला, इसीलिए टीचर एजुकेशन यूनिवर्सिटी, टीचर एजुकेशन यूनिवर्सिटी मतलब बीएड, बीएड यूनिवर्सिटीज ओपन करने, बीएड के यूनिवर्सिटीज ओपन करने। Keeping in view special importance of Sanskrit, facilities for teaching Sanskrit at the school and university status will be offered on more liberal scales। अच्छा, पहले के लिए अगर देख लो तो संस्कृत टीचर्स ना बीच के टाइम पे एंशियंट पीरियड में बहुत संस्कृत के ऊपर हम वैल्यू देते थे, बीच में संस्कृत का वैल्यू बहुत ज़्यादा ही डाउन हो गया एंड संस्कृत को पढ़ाने के लिए टीचर्स अवेलेबल नहीं हुए, सो दैट अगेन संस्कृत टीचर्स को अवेलेबिलिटी को इंक्रीज किया गया एंड उसके थ्रू यूनिवर्सिटीज में भी जैसे संस्कृत पढ़ाया जा सके उसके लिए भी फैकल्टी चाहिए, तो उस पर ध्यान दिया गया। एंड इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म फॉर एडमिनिस्ट्रिंग
द नेशनल हायर एजुकेशन फेलोशिप प्रोग्राम विल बी पुट इन प्लेस। अच्छा देखो, नेशनल हायर एजुकेशन फेलोशिप प्रोग्राम जो कि आपके स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स होते हैं, स्टाइपेंड के थ्रू, स्कॉलरशिप के थ्रू, प्लस अभी और क्या होता है बताओ, रिसर्च वर्क्स भी होता है। या फिर +3 के बाद भी, अभी सुने हो कि नहीं, रिसेंटली हुआ था, +3 के बाद भी बच्चे रिसर्च वर्क में जा सकते हैं। यस, तो ये चीज है। अगर बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स हैं जो जिनको रिसर्च करना है, तो वो +3 के बाद भी जा सकते हैं एंड उनको उसके लिए स्कॉलरशिप्स भी मिलेंगे। ये क्वालिटी ऑफ ये क्वालिटी एश्योरेंस mechanism for accreditation of all universities and institutions offering ODL, MOOCs, that is MOOCs, will be put in place to ensure quality, promote innovation, and reshape, modernize the ODL and MOOCs courses and programs. अभी ODL क्या होता है, ये जो भी ODL और उसको MOOCs भी बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म बहुत बड़ा है, उसको देखेंगे बाद में। बट ये जो दो चीजें हैं, ये किस लिए आया पता है? टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन, वोकेशनल स्किल्स डेवलपमेंट, जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स अभी चल रहा था बीच में, इंडिया में चल रहा है, सुने हो स्कूल्स में, कौशल भारत के लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट किया गया स्कूल्स में। एंड उसके लिए बहुत सारे छोटे छोटे से एक्टिविटीज भी किए जाते हैं स्कूल प्रोग्राम्स के अंदर। तो वो है ODL एंड MOOCs। मतलब यहाँ पे लैंग्वेज डेवलपमेंट से लेके प्लांटेशन, फिशरीज, एवरी पॉइंट्स को सिखाया जा रहा है, ताकि बच्चों का इंटरेस्ट जिस चीज में है वो बेस्ट करे उस चीज। तो ये कोर्सेज एंड प्रोग्राम्स को हमने क्या क्या इम्प्लीमेंट किया। एंड इसका जो पहले से भी वोकेशनल एजुकेशन था, उसका क्वालिटी थोड़ा सा कम था, उसको इम्प्रूव किया गया। नेक्स्ट डे, अच्छा थोड़ा सा हैजी हो गया, अच्छा दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। अभी देखो और क्या करना है, क्रिएटिविटी हो गया, क्रिएटिविटी को प्रमोट करना है। अच्छा और नहीं चाहिए, इतना चलेगा। अच्छा मुझे बता दो, ये 2016 क्या है, ड्राफ्ट है। 2016 क्या है, ड्राफ्ट है। ये ड्राफ्टिंग वाला पीरियड था। इसके बाद क्या आएगा, ड्राफ्ट हो गया ना, इम्प्लीमेंटेशन होना है। ओके, 2020 आएगा। अभी 2020 को किसी ने बनाया ना, मैंने आपको हिंट भी दिया था, 2020 वाला अगर नहीं देखे हो ना, इसको पढ़ने से बेटर है मैंने जो 2020 और भी पढ़ाया हुआ है उसको सुन लेना, ठीक है, और डिटेल है वहाँ पे क्या है, वहाँ पे भी पढ़ा चुकी हूँ, फिर से बोल दूंगी। कभी फिर से आपको रिवाइज करना रहा तो मैं फिर से रिवाइज भी करवा दूँ। अभी बोलो, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बना, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बना, वो कब आया ऑन अगस्त, ऑन 26 अगस्त 2020 में, 26 अगस्त 2020 में। अच्छा बता दो, इसरो के फॉर्मर जो चेयरमैन थे, उनका नाम याद है ना, साइंटिस्ट भी थे, चेयरमैन भी थे, चेयरपर्सन थे, डॉक्टर कस्तूरी रंगन। अच्छा, डॉक्टर कस्तूरी रंगन, तो उनकी ये रिपोर्ट है, ठीक है, NP 2020 उनका ही एक रिपोर्ट है। ड्राफ्ट आने के बाद इम्प्लीमेंटेशन उन्होंने स्टार्ट किया था। अभी देखो और क्या है, तो बोलो, डॉक्टर कस्तूरी रंगन तो गए, तो इसके लिए भी एक कमिटी बनेगा कि नहीं, डिफरेंट वेज में काम करने के लिए। ड्राफ्ट को बना लिया है, पर ड्राफ्ट को इम्प्लीमेंट करने का भी तो बहुत बड़ा ड्राफ्ट है, वास्ट ड्राफ्ट है। मतलब ये ऐसा था, जब ड्राफ्ट आया हमारे टाइम पे 100 पेजेस का एक पूरा ड्राफ्ट हमें मिला था, 100 पेजेस का था। सोचो 2020 में ये आया, एंड हमें 2020 में ही हमारा एग्जाम्स चल रहे थे, पढ़ रहे थे, एंड उसी पीरियड में हमें सुनने को मिला कि ये इम्प्लीमेंट हो गया। तो उसके बाद देखो, हमारे टाइम पे बुक्स में नहीं थे, NP 2020 नहीं थे, उसके नेक्स्ट ईयर से 2021 से ये स्टार्ट हुआ इम्प्लीमेंट होना। तो ये इसमें याद रखना है, पहला वाला बोल दो 1968, विच कमिटी, ड्राफ्ट कौन बनाया, कमिटी का नाम बोलो, सेपरेट कमिटी। 86 में बता दो, 86 का, बस, यस हो गया। 2020 का सुन लो, सुब्रमण्यम कमिटी, ठीक है, सुब्रमण्यम कमिटी, सुब्रमण्यम कमिटी, याद रहेगा सुब्रमण्यम कमिटी, सुब्रमण्यम कमिटी, बस इतना याद रखो, TSR सुब्रमण्यम कमिटी उनका पूरा नाम से बना है, सुब्रमण्यम कमिटी। सो ये क्या था ना, ये क्यों आया, ये कमिटी का नाम मैंने नहीं मेंशन किया कि ये ड्राफ्ट बना रहा है, मैंने कुछ मेंशन नहीं किया, ये कमिटी का नाम यहाँ पे मेंशन है क्योंकि इससे पहले NP 2020 जब आया, उससे पहले ये कमिटी वर्क कर रहा था, ये कमिटी एजुकेशन सिस्टम में वर्क कर रहा था। तो उसको गवर्नमेंट ने क्या किया, रिजेक्ट कर डाला, रिजेक्ट कर दिया। अभी रिजेक्ट किया बोल के कस्तूरी रंगन के थ्रू आया हमारा NP 2020, हो गया। तो ये कमिटी जो भी हुआ, देखो, द गवर्नमेंट आफ्टर रिजेक्टिंग द रिकमेंडेशंस ऑफ TSR सुब्रमण्यम कमिटी ऑन एजुकेशन हैड कंस्टिट्यूटेड दिस कमिटी, ठीक है।
द लेटेस्ट पॉलिसी, थर्ड एजुकेशन पॉलिसी बोल दो, पहला पॉलिसी कौन सा है मेरा, थर्ड बोला गया इसको, तो फर्स्ट वन, अच्छा अच्छा, 1968, ठीक है, 1968, सेकंड वाला कौन सा है, 1986, ओके, इम्प्रूवमेंट किसी ने पूछा, 1992, ओके, देन आया हमारा अगेन एनईपी और एनपी 2020, ओके, चलो अभी मुझे बता दो 10+2+3 का सिस्टम चल रहा था अप टू 1992, तो अभी कौन सा सिस्टम है, पूछे भी थे आप लोग 5+, अच्छा, इको हो रहा है वॉइस, यस, हाँ इको हो रहा है, इको हो रहा है, ओके, 1 सेकेंड, सो हमारा फर्स्ट क्या आया, 5+3+3+4 सिस्टम, इस डिजाइन को बनाया गया, 5 में 5 साल आते हैं, तो 3 to 8 ये पीरियड दिया गया, तो बेसिकली जो एफएलएन आता है, देखिए फाउंडेशन ऑफ लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, तो वो प्रोग्राम ही क्लास मतलब आपका एज ग्रुप जो है स्टार्ट होता है, बेसिक से स्टार्ट होगा एंड क्लास 3 तक ये चलेगा, ठीक है, क्लास 3 तक चलेगा, क्लास 3 तक चलेगा, तो यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग फाउंडेशन स्टेज से, फाउंडेशन स्टेज में 3 to 8 आ रहा है, सो दैट इज नर्सरी हो गया, एलकेजी यूकेजी स्टैंडर्ड 1 स्टैंडर्ड 2 हो गया, अभी देखो 8 to 11, 8 to 11 मतलब ये 3 इयर्स के लिए, नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए 5 के प्लस जो 3 है, ठीक है, फर्स्ट 3 इयर्स के लिए, दैट इज 8 to 11 मतलब आपके रह गए 9 10 11, ये 3 साल, ठीक है, 9 10 11 हो गया, 9 10 11 को हमने फाउंडेशन के बाद आता है प्रिपेरेटोरी, प्रिपरेटोरी जहाँ पे प्रिपरेशन दिया जा रहा है, प्रिपरेटोरी दैट इज अ मिडिल स्कूल, सॉरी मिडिल स्कूल से पहले, मिडिल स्कूल से पहले प्रिपरेटोरी, अभी प्रिपरेटोरी मतलब क्लास कौन सा आ जाएगा बताओ, 3 4 5, ओके, चलो, देन नेक्स्ट आता है मिडिल, मिडिल स्कूल्स बोला गया तो समझ ही पा रहे हो, 11 to 14 बोला गया, सो 11 से काउंट किया गया है, 11 को आप छोड़ोगे देन काउंट करोगे, 12 13 14, 12 13 14, तो 12 में मतलब कौन से क्लास में आ गए बताओ अभी, 7 8, वेरी गुड, अभी लास्ट 4 है, लास्ट 4 को हमने सेकेंडरी बोला, सो दैट इज 9 10 11 12, बस 14 to 18 सेकेंडरी हो गया, सो ये तो हो गया हमारा, इसके साथ देखो, जैसे कि स्टार्टिंग में बच्चों को एक हैबिट बनाना है कि स्कूल आना है, तो प्री स्कूल सिस्टम आ गया, प्री स्कूल सिस्टम में आ गया, तो कंटिन्यूटी ऑफ एजुकेशन रहेगा, अच्छा बोलो, अभी एजुकेशन सिस्टम को मैं बर्डन वाला बनाऊं कि इजियर बनाऊं, याद रखो, बर्डन फ्री एजुकेशन, सो करिकुलम को हमें इजियर करना पड़ेगा, बोर्ड एग्जाम्स आते हैं, हाँ फ्लेक्सिबल करना पड़ेगा, बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी जो भी करिकुलम रहेगा वो भी फ्लेक्सिबल होगा, रिड्यूसिंग द नॉर्मली द सिलेबस का जो अमाउंट है, रिड्यूसिंग द सिलेबस, और कोर एसेंशियल मतलब जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही सिर्फ हम सब्जेक्ट में रखेंगे, उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा रहेगा उसको एग्जामिनेशन सिस्टम में नहीं डालेंगे, ठीक है, एंड एक्सपीरियंशियल लर्निंग वर्ड कहाँ पे सुने हो बता दो, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, महात्मा गांधी जी का वर्धा स्कीम, माई तालीम, ओके, एक्सपेरिंशियल लर्निंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, तो बच्चों का ये चीज होना चाहिए उनके एजुकेशन के थ्रू, क्रिटिकल थिंकिंग एंड एक्सपेरिंशियल लर्निंग, द स्टूडेंट टिल क्लास 5 आर ऑल्सो एडवाइज टू बी टॉट इन मदर टंग एट स्कूल, स्कूल में कौन सी लैंग्वेज में क्लास 5 तक पढ़ाया जाएगा, मदर टंग में, मदर टंग में पढ़ाया जाएगा, ओके, अभी बोलो एजुकेशन तब इस मॉडल के अकॉर्डिंग कौन से एज में स्टार्ट हो रहा है, क्लास सॉरी एज 3, एज 3 थ्री ईयर्स के एज से ये स्टार्ट हो जा रहा है, ओके, एंड बच्चों का एक्चुअली बोला जाता है ना वो डीएचए के थ्रू कि बच्चों का पूरा दिमाग का विकास, ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो 70% उनका दिमाग का विकास ही चलते रहता है बचपन में, हाँ मतलब ये चीज है, वो तो बोल रहे जो पॉइंट, बट हम लोग जानते हैं बायोलॉजी के अकॉर्डिंग बोला जाता है 70%, ये डिपेंड करता है, तो वो बच्चे को अगर आप सेपिंग प्रोवाइड करना चाहते हो तो 70% सेपिंग, उसका ब्रेन से लेके बॉडी का सेपिंग, उसको कौन सा कैरेक्टर करना है क्या नहीं करना है वो आपसे ही देख के सीखेगा, सो एजुकेशन जितना प्रॉपर होगा फ्यूचर के लिए बच्चा उतना ही तैयार होगा, तो 3 to 8 जो भी उसका टाइम पीरियड है 3 to 8, इसके विद इन उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, मतलब 5 इयर्स में, ये 5 सालों में उनके अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं, सो एनपी बच्चों के लिए बहुत सारा क्या कर रहा है, पेरेंट्स टीचर्स को लेके एक एसोसिएशन बना रहा है, दैट इज कॉल्ड पीटीए, पीटीए, एंड करिकुलम को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया,
सो करिकुलम अगर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, एक में होता है कि कोर सब्जेक्ट्स रहेंगे और एक में होगा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। अभी बताओ 3 to 8 इयर्स का जो भी क्लासेस हैं या फिर पढ़ाई हो रहा है, 3 to 8 इयर्स के विद इन जो भी पढ़ाई होता है, उसको हम इजीली पढ़ाएं और डिफिकल्ट वे में लेक्चर देके पढ़ाएं? इजीली पढ़ाएं। तो बच्चों को क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देना है विद द हेल्प ऑफ प्ले। मतलब प्ले, जो भी आपका प्ले मेथड है, प्ले वे मेथड, उसको यूज करना है। टीचिंग मेथड का यूज करेंगे तो प्रॉपर स्टोरी टेलिंग मेथड, ड्रामेटाइजेशन, ऐसे प्रोसेस से पढ़ाना है बच्चों को। अगर आप क्या करते हो, आपके घर पे बच्चे हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स में उनको भेजना चाहते हो, तो उनको आंगनबाड़ी भेजना पड़ेगा। आंगनबाड़ी में भी ये जो क्लासेस हैं वो भी पढ़ाई होगा, वहां पे भी एजुकेशन सिस्टम दिए जाएंगे। तो ये देखो, एनईपी टॉक्स अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस रिकमेंडेशन बाय एक्सपांडिंग। अभी बोल रहा है क्या, जो इम्प्लीमेंटेशन ऊपर पढ़ के आए हो, जो 5+3+3+4, तो पहला जो 5 है, मतलब एज 3 से लेके एज 8 तक, ठीक है, बच्चे को आप कहाँ पे भेजेंगे ना, बच्चे को आप, एंड इसके बाद उनको अर्निंग भी मिल सकता है। अच्छा, यहाँ पे और भी एक चीज है, मल्टीलिंगुअलिज्म, मल्टीलिंगुअल क्लासरूम्स, फ्लेक्सिबल मल्टी लेवल एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। ठीक है, इतना 3 चीज याद रखना है, मल्टीलिंगुअल क्लासरूम, मल्टीलिंगुअलिज्म एंड फ्लेक्सिबल मल्टी लेवल एक्टिविटी बेस्ड ऑन लर्निंग। जितना भी पढ़ाई किए हो उसके बेसिस पे मल्टी लेवल एक्टिविटी प्रोवाइड किया जाएगा, मल्टी लेवल फ्लेक्सिबल एक्टिविटीज प्रोवाइड किया जाएगा। अच्छा, और क्या कहते हैं, टीचर्स के लिए भी कुछ है। टीचर लर्निंग आपने सुना था, जो यूनिवर्सिटीज ओपन करना है, दैट इज टीचिंग के लिए, टीचिंग ट्रेनिंग के लिए। तो असेसमेंट करना है, बच्चों को असेस करना है ना, तो प्रॉपर वे से असेस करना सीखो। अच्छा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किस पे दिया गया पता है, दैट इज क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। डिस्कवरी ओरिएंटेड एंड इंक्वायरी ड्राइव, दैट इज डिस्कवरी ओरिएंटेड मतलब आपका ह्यूरिस्टिक अप्रोच याद है, ह्यूरिस्टिक अप्रोच मेथड, जहां पे बच्चा जितना चीज है सराउंडिंग में, एनवायरमेंट में, उसको एक्सप्लोर करेगा, दैट इज वो रिसर्च वर्क में जा रहा है। ठीक है, अभी देखो आरटी पर क्या है ना, आरटी, ठीक है, कल योगिता ने ये क्वेश्चन किया था। योगिता देखो, NP 2020 proposes the extension of the right to education to all children up to the age of 18। आपने 0 से बोला था काउंट करके, बट वो 0 नहीं है, ये यहाँ पे आया। अगर अर्ली चाइल्डहुड केयर का पॉइंट आ गया तो 0 to 14, एंड अगर आप ऊपर के लेवल तक एजुकेशन फ्री करवाना चाहते हो, दैट इज अप टू 18। ठीक है, देखो 14 तक बच्चों का कौन सा क्लास खत्म होता है, क्लास 8, 8 क्लास, तो 16 तक 10th हो गया, 11 12 तक फ्री एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा। बट अभी तक ये हुआ नहीं है, बस एक्सटेंशन चल रहा है। अच्छा, तो ये पॉलिसी को और क्या चाहिए, देखो बहुत सारे तो ग्रांट कमीशन चाहिए ही, क्योंकि ग्रांट नहीं होगा, लोग सपोर्ट नहीं करेंगे हायर एजुकेशन को और कुछ वैल्यू नहीं मिलेगा। सो हायर एजुकेशन के लिए रिप्लेसिंग किया गया, क्या रिप्लेस हुआ बताओ, यूजीसी एंड AICTE विद द हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये दो कमिटीज को हटाया गया, जो ऑलरेडी एजुकेशन सिस्टम्स में ग्रांट कर रहे थे, फंड्स प्रोवाइड कर रहे थे, या फिर यूनिवर्सिटीज को वो अप्रूवल दे रहे थे, स्कूल्स को अप्रूवल दे रहे थे, वो हटाया गया। एंड किसके थ्रू हटाया गया ना, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, अभी अलाउइंग रेपुटेड फॉरेन इंस्टीट्यूशंस टू ओपन देयर कैंपसेस। ठीक है, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस को अलाउ करना है, सो दैट कैंपसेस आए, एंड ओपन होगा अगर कैंपसेस, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होगा एजुकेशन में, एंड फ्रीली वो बहुत कुछ सीख सकेंगे, एंड जॉब भी मिल सकेगा, वैकेंसीज निकलेंगे, जॉब मिलेगा। री इंट्रोडक्शन ऑफ 4 years मल्टी डिसिप्लिनरी बैचलर प्रोग्राम्स, अभी आ रहा है कि नहीं बताओ, इस साल से 4 साल वाला पढ़ाई जी, बस 4 years वाले पढ़ाई आ गए। अभी देखो एमफिल को हटाया गया, लास्ट ईयर से एमफिल को हटाया गया। ठीक है, इस ईयर से एमफिल मतलब क्या हो गया, लास्ट 1 year से एमफिल नहीं चाहिए। एमफिल जानते हो ना, क्या है एमफिल, मास्टर्स, ये एमफिल करते हैं, वो फिलोसॉफी में है, मास्टर ऑफ फिलोसॉफी है। ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट में हम पढ़ाई करते हैं, उस सब्जेक्ट पे और थोड़ा आप ट्रेनिंग लेना चाहते हो या रिसर्च करना चाहते हो, तो ये वन काइंड ऑफ होता है कि पीएचडी जो करते हैं ना, ये प्री पीएचडी प्रोग्राम्स के कोर्सेज को एमफिल में पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो उसको हटा दिया गया, मतलब डिसकंटिन्यूएशन, उसको और नहीं चाहिए। अभी तक है, यूनिवर्सिटीज में है, लोग चाहे तो कर सकते हैं,
इसका भी कुछ वैल्यू है, एसएसबी जो लेक्चर्स आते हैं वहाँ पे बहुत कुछ वैल्यू है। या फिर आपका जो प्रोफेसर बनते हैं तो उनके लिए भी वैल्यूएबल है, बट ये और इम्पोर्टेंट नहीं रहा, उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रहा, ओनली भाइवा के टाइम पे और कैरियर काउंटिंग के टाइम पे ये इम्पोर्टेंट रहता है। Constitution of National Research Foundation, देखो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन NRF, to enhance the pace of research in the country, मतलब हम और भी ज्यादा क्या करेंगे, कंस्टिट्यूट कर रहे हैं नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को, जिसके थ्रू रिसर्च कंट्री में और भी बढ़ जाए, रिसर्चर्स और भी बढ़े, लोग रिसर्च की तरफ जाए। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इंस्टीट्यूशन टू ऑफर डिफरेंट डिजाइन फॉर मास्टर प्रोग्राम, अभी मास्टर प्रोग्राम्स में वेराइटीज ऑफ मास्टर प्रोग्राम्स होते हैं, वेराइटीज ऑफ मास्टर प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें आप जा सकते हो। Phasing out of all institutions offering single stream, and all universities and colleges must aim to become multidisciplinary by 240 मतलब सॉरी 2040 तक ये हो जाना चाहिए। क्या है ना, सिंगल स्ट्रीम होगा, ठीक है, ऑल इंस्टीट्यूशन ऑफरिंग सिंगल स्ट्रीम्स। अभी सिंगल स्ट्रीम्स मतलब क्या हो गया कि एक ही टाइप का सब्जेक्ट पढ़ना है, सारी यूनिवर्सिटीज का कोर्सेस अलग है कि नहीं बताओ। आप लोग पढ़ रहे हो, कुछ बच्चे कुरुक्षेत्र में, कुछ बच्चे नागार्जुना में, तो आपका जो पैटर्न है, एग्जामिनेशन पैटर्न है एंड बुक्स के जो नेम है अलग है कि नहीं, सारा कोर्सेज कुछ कुछ मैच करते हैं बट सारा कुछ सेम है क्या, एग्जैक्टली 100% नॉट सेम, 90% मैच कर लेते हैं बट कुछ कुछ नहीं है। तो हमें एग्जैक्टली सेम सिलेबस, सेम करिकुलम मेंशन करना है कि यूनिवर्सिटी, हर एक यूनिवर्सिटीज में ये हो जाना चाहिए एंड कॉलेजेस में भी हो जाना चाहिए। एंड इसको क्या किया गया ना, 2040 तक ये अप्लाई हो जाना चाहिए सारी यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस में। अभी चलो नेक्स्ट, ओके, इन टीचर्स ट्रेनिंग, देखो टीचर्स ट्रेनिंग आ गया, इंटीग्रेटेड बीएड आए, इंटीग्रेटेड 4 years इंटीग्रेटेड बीएड, ग्रेजुएशन प्लस बीएड, ग्रेजुएशन प्लस बीएड एंड मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स, ये 2 वर्ड याद रखो, टोटल नहीं पढ़ना पड़ेगा, मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स एंड 4 years इंटीग्रेटेड बीएड कोर्सेस। क्वालिटी, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए इसको चेंज किया गया। एंड उसके बाद देखो अभी आप लोग जिसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो, टेट्स, सीटेट, ओटेट प्रिपेयर करो ना, दैट इज टेट्स, ठीक है। सो क्या है, द टेट्स विल ऑल्सो बी एक्सटेंडेड टू कवर टीचर्स अक्रॉस ऑल स्टेजेस, फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडिल, सेकेंडरी। देखो फाउंडेशनल मतलब कौन सा आ गया बताओ, 3 to 8 years का, 3 to 8 years का, अच्छा 3 to 8 years मतलब आपका 1 to 5 क्लास हो जाएगा, 1 to 5 क्लास नहीं हुआ, नहीं हुआ, नो। सो कौन सा और ग्रुप जाएगा, प्रिपरेटरी, फाउंडेशनल प्लस प्रिपरेटरी। इसके लिए मुझे क्या चाहिए, इसके लिए आप बोलो प्राइमरी लेवल में क्या पढ़ रहे हो, पीआरटी, प्राइमरी लेवल टीचर्स, पीआरटी देना पड़ेगा। मिडिल एंड सेकेंडरी के लिए टीजीटी होगा एंड अपर, उसके अपर के लिए +2 के लिए आपका पीजीटी टीचर्स चाहिए। बस ये चीज को भी इंप्लीमेंट किया गया। सोचो हर एक जगह पे हम लोग जा रहे हैं, फॉर कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, सीपीडी नॉट सीडीपी, सीपीडी, ठीक है। Continuous professional development, teachers will be given opportunities for self improvement and to learn the latest innovations and advances in their professions। अभी समझ आ रहा है, जो ओल्ड टीचर्स हैं उनको इनोवेटिव आइडियाज नहीं मिल रहे, टेक्नोलॉजी का यूज उनको पता नहीं चल रहा है, इसलिए रिक्रूटमेंट किया जा रहा है न्यू टीचर्स को जिनको कंप्यूटर नॉलेज हो। इसलिए हर एक टाइम पे मेंशन किया जाता है, हर एक एजुकेशन के साथ देखना, इसके बाद जितना भी आप एंट्रांसेस दोगे वहां पे रहेगा 10 और 20 मार्क्स का कंप्यूटर, कंप्यूटर नॉलेज और कंप्यूटर अवेयरनेस होता है, सुने हो, जनरल अवेयरनेस के साथ कंप्यूटर अवेयरनेस। सो ये चीज इसलिए इंप्लीमेंट किया जा रहा है एंड ये कब से स्टार्ट हो गया, देखो देखो बाई 2022। इसलिए हमने अभी जो भी मैं एग्जाम्स दे रही हूँ ना, सारे एग्जाम्स में कंप्यूटर अवेयरनेस का आ ही रहा है, कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चंस आ ही रहे हैं, 20 क्वेश्चन तो मस्ट आ रहे हैं, 20-25 क्वेश्चंस आफ्टर कंसल्टेशन विद ऑल स्टेक होल्डर्स, मतलब जितने भी यहाँ पे जुड़े हुए हैं। अभी देखो मैंने कुछ वर्ड बोला था, परख, परख सुने हो, परख, अच्छा परख वर्ड किसके साथ रिलेटेड लग रहा है, सुनो तो, हिंदी वर्ड है बट अच्छे से सुनो, परख, परख ना मतलब क्या होता है, एग्जामिन, परीक्षण, परख, सो एग्जामिन करने के बाद क्या करते हो, असेसमेंट करते हो ना, परफॉर्मेंस चेक करने के लिए, फीडबैक देने के लिए, एनालिसिस करने के लिए। अभी देखो वही चीज लिखा गया इंग्लिश में, परख का फुल फॉर्म देखना, परख, ठीक है। अभी एक में क्या आता है, परफॉर्मेंस, असेसमेंट, रिव्यू, एनालिसिस, नॉलेज, ये आया आपका बेसिक, ये 5 चीज चाहिए इसको डेवलप करने के लिए, होलिस्टिक डेवलपमेंट। होलिस्टिक डेवलपमेंट का मतलब क्या है, ऑल राउंड डेवलपमेंट, ऑल राउंड डेवलपमेंट, ओके, होलिस्टिक डेवलपमेंट।
So performance assessment review analysis of knowledge for holistic development. Performance assessment review and analysis of knowledge for holistic development. याद रहा परख, नेशनल असेसमेंट सेंटर के थ्रू, एनपी के थ्रू ये एक सेट किया गया, एंड इसके थ्रू हम परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एनालिसिस ऑफ नॉलेज कर सकते हैं फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट। हो गया स्टैंडर्ड चेक करने के लिए, बच्चों का स्टैंडर्ड चेक करने के लिए। कुछ भी समझ नहीं आ रहा है इसको सिर्फ याद रख लो, परख मतलब अभी क्या समझाया, परखना, हिंदी में याद रखना परीक्षण। एग्जामिन, एग्जामिन क्या करते हो, परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस को फिर क्या करोगे, असेसमेंट, असेसमेंट को अगर रिव्यू देना है, फिर से चेक करना है, रिव्यू, एनालिसिस, किसको एनालिसिस करते हो, बच्चों का नॉलेज, किस लिए करते हो, होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए, होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए, याद रहेगा, बोलो। ओके, चलो। तो गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट ऑल दिस रिफॉर्म्स इन ग्रेजुअल मैनर, मतलब धीरे धीरे करना है। कब तक हो जाना चाहिए, 2040, कब तक हो जाना चाहिए, 2040। एंड पता है फर्दर एक्सपेंडिचर, मतलब हमें खर्चे पे भी तो ध्यान रखना है फंड्स के ऊपर। सो इन एजुकेशन विल बी रेज्ड to 6% of GDP to upscale the quality and meet the rising demands from the education sector. तो एजुकेशन सेक्टर में जितने भी पहले खर्च होता था ना, तो अराउंड खर्च होता था, सोच लो 10%, 10% जीडीपी में चलता था, टोटल एजुकेशन सिस्टम्स को फंड दिया जाता था, उसको और भी इनहेंस किया गया। ये जीडीपी का मतलब क्या है बताओ, जीडीपी बोल रही हूँ, सीडीपी में मत जाना। जी मतलब ग्रॉस है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यहाँ पे ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोग्राम सोच लो। तो हमें ग्रॉस देखना है एजुकेशन सिस्टम में क्वालिटी एनहांस करने के लिए, तो 6% इसको इंक्रीज किया गया। तो पहले अगर 10% था, फिर 6%, कितना हो गया टोटल बताओ, 16, 16 हो गया। चलो, मैं बोल रही हूँ कि पहले भी तो कुछ फंड्स दिया जाता था ना, प्रोवाइड किया जाता था। सो अराउंड अगर 10% जीडीपी मैं प्रोवाइड कर रही हूँ गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, सो अभी का 6% भी रेज किया गया, मतलब बढ़ाया गया, तो टोटल कितना हो गया, अभी टोटल गवर्नमेंट कितना खर्चा कर रहा है, 16%, 16% है, बस इतना ही बोला गया। हो गया, समझ आया इतना।